नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा निवास चंडीगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ बैठक में सभी नगर निगमों के मेयर से वार्ता की, विकास कार्य और आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नगरीय सुविधाओं को और बेहतर बनाने और आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ सुसज्जित करने हेतु हम सदैव संकल्पित रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के ट्रांसफर, दस्तावेजों के पंजीकरण से हरियाणा में सब डिवीजन को एक उप जिले के रूप में गठित किया गया। इसके साथ ही पेंशन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बुधवार को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा के 60 साल से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ साथ इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। चलिए दिखाते हैं वो कौन कौन से बड़े फैसले हैं जिसे हरियाणा की मनोहर सरकार ने लिया है। मीडिया कर्मियों के हित में अहम फैसला। हरियाणा के 60 साल से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन योजना में संशोधन से संबंधित एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद राज्य सरकार के द्वारा पहले से चलाई जा रही पत्रकार पेंशन योजना के तहत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों की पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। हरियाणा में पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 सालों का अनुभव रखने वाले 60 साल से अधिक आयु के मीडिया कर्मी इस योजना के हकदार हैं। पराली एक्ट C2 प्रबंधन नीति हरियाणा 2023 को मंजूरी। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास लगते क्षेत्रों में पराली जलाने के मामलों में कमी लाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टिकाऊ ऊर्जा के लिए धान की पराली का उपयोग करने और 2027 तक फसल अवशेष जलाने को खत्म करने के लिए पराली एक्ट C2 प्रबंधन नीति हरियाणा 2023 को मंजूरी दी गई। बाढ़ प्रभावितों के लिए मुआवजा राशि जारी। वहीं कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने बाढ़ प्रभावितों के अकाउंट में मुआवजा की 5,90,99,000 की राशि ट्रांसफर की। पशुधन की हानि, घर की क्षति, वाणिज्यिक संपत्ति की हानि, कपड़ों, बर्तनों, घरेलू सामानों की हानि की भरपाई की राशि जारी की गई। इसी तरह 40 मृतकों के परिजनों को कुल 1,60,00,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। बहुत से हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां है तो वो रेजिडेंशियल एरियाज, कोर एरिया जितना भी शहरों का रहता है, पुराने जैसे क्षेत्र हैं, उस पुराने क्षेत्रों में जैसे मान लो DLF के एरियाज़ हैं, उनमें मानो और भी कुछ इस प्रकार के क्षेत्र जहां म्यूनसिपैलिटी के अंदर उनको रेजिडेंशियल की बजाय लोगों ने कमर्शियल यूज़ करना शुरू कर दिया है। मॉल टाउन्स खास करके तो सारे आधे से ज़्यादा कमर्शियल बन गए। बहुत समय से ये विचार चल रहा था कि आखिर इनका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि अब उनको इतने सारे कमर्शियल उनको हटा नहीं सकते, वापस रेजिडेंशियल ला नहीं सकते, तो उनको एक मान्यता दे करके एक नीति बनाई जाए, पॉलिसी बनाई जाए। तो वो पॉलिसी आज हमने बना दी है। उसके अंदर जैसे बूथ हैं, दुकानें हैं, सेवा बूथ हैं, तो ऐसा जो एरिया है उसके अंदर कोई जैसे दुकानों में बेसमेंट बना ली और ऊपर, ये दो अलग अलग हैं वास्तव में। एक तो है जो बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को सेकंड फ्लोर बना लिया, फर्स्ट फ्लोर बना लिया, उनकी मान्यता देना, क्योंकि वहाँ हमारे है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी लेकिन मान्यता देनी है तो उसकी कोई पॉलिसी बनाई जाए। एक तो हमने वो पॉलिसी बनाई है और इसमें बूथ की जो पहली मंजिल, बेसमेंट या दोनों का जो भी निर्माण हुआ है, इसमें लोग 31 मार्च 2024 तक
अप्लाई करके और उनको रेगुलराइज करा सकते हैं। उसके जो चार्जेस हैं वो कुछ फिक्स किए हैं, उसने चार्ज दे देंगे। अभी तक उसके अंदर बहुत बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में पैसा लगता था। उनका जो कंस्ट्रक्शन, जो उसको क्या बोलते हैं, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, वो सारा कंपाउंडिंग फीस भी बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी फ़ीस थोड़ा रेगुलाइज करके और उनको हमने कहा कि वो रेगुलाइज करा लें, ऐसे बाज़ार जितने भी सारे हैं। दूसरा, वो जो मैं पहले बताया कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल जिन्होंने बना लिया, इसकी पॉलिसी ये ठीक है कि HSBP वगैरह लागू नहीं होगी, हाउसिंग बोर्ड या HSIDC इस प्रकार के, जो टाउन कंट्री प्लानिंग लाइसेंस दिए हुए हैं जिनको, ऐसी प्लान्ड जो कुछ कॉलोनी है उनको छोड़कर अनप्लान्ड जो क्षेत्र था, कोर एरिया, उसमें रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर लिया। उदाहरण के लिए मालटाउन पानीपत हम देखते हैं, उदाहरण के लिए मालटाउन रोहतक देखते हैं, उदाहरण के लिए करनाल में कुंजपरा रोड का एरिया जो सब देखते हैं। तो ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज में बड़े बड़े मॉल सब कुछ बन गए हैं। इन सबको रेगुलराइज करने की पॉलिसी हमने बनाई है और उसका भी तय किया है कि वो जो कॉलोनी है कम से कम 50 साल पहले बनी हुई हो। ऐसे 50 साल पहले के जो आवासीय भूखंड हैं उन पर ऐसे जो भी एरिया है उसको हमने कमर्शियल करने का भी तय कर लिया। अगर किसी ने अपने प्लॉट को डिवाइड भी कर लिया है तो ऐसे डिवाइडेड प्लॉट्स को भी हम कमर्शियल करने के लिए जो एरिया वो चाहेंगे अप्लाई करेंगे उसको हम दे देंगे। और इसका भी हमने कोई तिथि तय की है क्या कि कब तक अप्लाई करेंगे? सर 6 महीने से 6 महीने, यानी अब से 6 महीने, 3 महीने इस साल के लगा ले, 3 अगले साल के, 31 मार्च मोटा मोटा मान के चलें कि तब तक वो अप्लाई कराएंगे। उस समय तक अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर उनको एक फाइन भी लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को भी हम करेंगे। जो रजिस्ट्रियाँ होती थी अभी तक तहसील और उप तहसील में होती थी, हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से उसको SDM ऑफिस में करनी शुरू भी कर दी हैं, लेकिन आज उसका विधिवत कैबिनेट से पोस्ट फैक्टो एजेंडा हमने पास कर लिया कि हर एक सब डिवीज़न को एक उप जिला, क्योंकि किसी भी रजिस्ट्री की जो तहसील होती है उसको उप जिला इस नाम से दर्ज देना, सब रजिस्ट्रार जिसको कहते हैं उसको नाम देना जरूरी होता है। तो हमने सब डिवीज़न को भी एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस यानी उप जिला इसका दर्जा देने का आज पास कर दिया है ताकि वो रेगुलराइज हो जाए। अब रजिस्ट्री कोई भी कहीं भी जा करके करा सकते हैं। टोकन लेंगे तो उस टोकन को एट रैंडम कंप्यूटर, चाहे वो सब डिवीजन ऑफिस में दे दे यानी SDM को दे दे, चाहे तहसीलदार चाहे नायब तहसीलदार, कहीं भी निकलेगा तो जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर उस ऑफिस में व्यक्ति नहीं है, उस कारण से छुट्टी पर है या किसी कारण से पोस्ट खाली है, कुछ भी है, तो फिर जो उसका दूसरा साथ में ऑफिस है जो एंटाइटल पहले से है रजिस्ट्री करने के लिए, तहसील अथवा उप तहसील, वो वहाँ जा करके भी उसके ऊपर से करा सकते हैं। कि जो पेंशन हमने पहले 20 वर्ष का जो पत्रकार है और 60 वर्ष की आयु के बाद उनको पेंशन का जो 10,000 रुपये की जो हमारा प्रावधान है, और हरियाणा निवासी अथवा हरियाणा के बारे में जो लिखते हैं उन सब के लिए 10,000 की पेंशन थी। हालांकि किसी एक मंच पर तो मैंने 11,000 की भी घोषणा की है लेकिन 11 नहीं, हाँ 11 नहीं, उसको आज 15,000 रुपये कर रहे हैं, इसलिए वो पेंशन 10,000 से 15,000 की जाती है। पराली का जो विषय में बता रहा था कि पराली XC2 पराली की एक पॉलिसी हमने बनाई है जिसमें जितने भी पराली को खरीदने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है और उनको उसमें प्रोत्साहित करने के लिए कुछ हमने सहायता उनको दी है, कुछ उनको वो भी देते हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं उसके इम्प्लीमेंट्स। और हमने अपने यहाँ जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें भी ब्रिकेट्स को यूज़ किया जाए, उसकी भी एक पॉलिसी इसके अंदर आई है। तो ऐसी कुछ शर्तें लगा करके XC2 मैनेजमेंट जो है पैडी स्ट्राक का ये पॉलिसी बनाई है ताकि अभी भी बहुत कम पराली को जलाया जाता है, लेकिन फिर भी एक भी केस ऐसा जलाने का ना आए, बल्कि पराली जो है वो लोगों के लिए एक वेल्थ बने। उससे जो उपयोग करने वाली जो कंपनियां हैं उससे एथेनॉल है या एनर्जी बनाते हैं या ब्रिकेट्स बनाते हैं, जो भी है उसको प्रावधान दे करके हमारा टारगेट है कि जो 34-35 लाख मीट्रिक टन पराली उपज होती है उसमें से कितना 27-24 लाख 17 लाख मीट्रिक टन ये पराली कमर्शियल उपयोग में आ जाए, ये हमारा टारगेट है। वो अगर आता है तो फिर बाकी पराली लोग अपने काम में, चारे में, इसमें उसमें उपयोग कर रहे हैं, फिर कोई जलाने का अवसर नहीं आएगा। और हो सकता है कि ये रेट अच्छे मिलने लग जाए तो लोग
अपने चारे वाला जो सिस्टम है उसको भी बदलेंगे सर। सूखी पराली बेच देंगे, हरा चारा खिलाएंगे, कुछ भी खिलाएंगे, लेकिन ये पराली जो है आगे चल करके बहुत ही लोगों के, किसानों के बहुत फायदे की एक प्रोडक्ट ये उसका ये बनने वाला है। ये पॉलिसी भी हमने आज पास की है। बसों के किराए को राउंड ऑफ करने की मंजूरी। वहीं हरियाणा में यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में स्टेट कैरेज बसों के किराए में 5 रुपए तक के किराए को राउंड ऑफ करने की मंजूरी दी गई। हरियाणा नगर शहरी निर्मित योजना सुधार नीति की घोषणा। कैबिनेट बैठक में हरियाणा नगर शहरी निर्मित योजना सुधार नीति 2023 की घोषणा की गई। इस नीति का उद्देश्य कम से कम 50 सालों से अस्तित्व में आने वाली नियोजित योजनाओं के भीतर आवासीय भूखंडों को व्यावसायिक उपयोग में बदलने की अनुमति देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसान मेले के समापन में किसानों से अपील की थी कि वो अपने मिट्टी और खाद की जांच कराएं। साथ ही इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। जहां तक पानी का विषय है, हमको पता है इस पानी की लड़ाई हरियाणा में खूब लड़ रहे हैं। पानी हमारा एक प्रदेश वो रोकने के लिए बैठा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने अपने प्रयत्नों से सुप्रीम कोर्ट को अपनी लड़ाई लड़ करके और ये निर्णय दिलवाया, और मैं बधाई देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि हमारी उस मांग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि एसवाइएल नहर बनेगी, एसवाइएल नहर बनेगी। अब इस एसवाइएल के पानी को रोकने के लिए पंजाब हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है, और उसी तरफ उन्हीं का एक राजनीतिक भाई दिल्ली, वो कहते हैं कि हमें पानी और दो। ये पानी देने से मना कर रहा है, वो पानी लेने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। भाई, ये हरियाणा की अपने पानी की जरूरत भी पूरा करने के लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो भाई बहनों, ये जो दोगली राजनीति है, इस दोगली राजनीति को हम दोगले वाल को उसकी एक नहीं चलने देंगे। ये दोगले वाल, यहां अगर हरियाणा की जमीन पर बात करनी होगी तो पहले हमारे पानी का हिसाब देना होगा, तब आपके हरियाणा की धरती के ऊपर बात कर सकते हैं, वरना बात नहीं कर सकते हैं। तो भाई बहनों, मैं तो आज आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि बहुत हमने प्रयोग किए हैं, फिर भी हमारा किसान यदि कोई सुझाव देता है, कोई नई उसकी आवश्यकता होती है, तो हमेशा तैयार हैं करने के लिए। चाहे किसान का भाव है, चाहे उसके फसल का नुकसान हो तो उसके मुआवजे की बात है, चाहे नए प्रकार के अनुसंधान करके बीज की बात, खाद की बात, कुछ भी करने के लिए, और हमको अगर आप कोई सुझाव देंगे तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर काम करेंगे। मेरा एक निवेदन आप लोगों से है कि हम लोग जो खेती करते हैं उसमें कई बार उसकी किस्म क्या होगी, उस फसल की किस प्रकार से गुणवत्ता होगी, इस पर उतने ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। हम खाद का जो प्रयोग करते हैं, यूरिया है और उसके अंदर डीएपी या अन्य प्रकार के जो केमिकल खाद डालते हैं, उसके कारण से और हमारी जो फसल है उसकी क्वालिटी ये कमजोर होती है। उस कमजोर माने कई बार दूषित होती है। वो ऐसा अनाज मात्रा बढ़ जाती है, हम उसको अपनी आमदन का हिस्सा तो बढ़ाते हैं, लेकिन कभी ये लगता है कि ये दूषित खाद कई बार जहर भी पैदा होता है, क्योंकि केमिकल जितने ज्यादा डालेंगे उतना इस खाद उस यानी अनाज से उपयोग करने वाला उसको बीमारी होने का भी डर रहता है। तो इसमें मेरा निवेदन है कि हम लोग अपनी मिट्टी और पानी इसकी जांच जरूर करानी चाहिए। क्या उस जांच के बाद हमारी फसल में किस प्रकार का क्वालिटी की फसल होगी, और जांच के हिसाब से जैसा वैज्ञानिक बताएंगे या जैसे उसके पैरामीटर जांच के बाद मिलेंगे, उसके हिसाब से हमको वैसा ही फसल, वैसा ही बीज, वैसी किस्म बुआई करनी चाहिए। और जहां तक संभव हो सके हमको धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। प्राकृतिक खेती बढ़ेंगे तो उस प्रकार के बहुत खाद अब आ गए हैं जो हमारी फसल को क्वालिटी के नाते से अच्छा करेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम मिट्टी पानी की जांच कराते हैं, मिट्टी पानी अच्छी तो हमारी फसल अच्छी, हमारी फसल अच्छी तो हमारी सेहत अच्छी, और सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है।
तो भाई बहनों, इसको बात को ध्यान में रखते हुए हम इसका अगर काम करेंगे, यानी फसल वही हम बोए जो हमारे लिए हितकर है और रितकर है, इस फसल को अगर हम करेंगे तो निश्चित उसका हमको लाभ मिलेगा। जैसे फसलों की कीमत ये पूरी सबको मिलनी चाहिए, किसी को घाटा नहीं होना चाहिए। अगर बाजार में भाव कम मिल रहा है भावांतर भरपाई से, जो एमएसपी से, तो कई बार तो हम फसल एमएसपी पर खरीदते हैं, लेकिन जिन फसलों का हम उपयोग ज्यादा नहीं कर सकते तो उसके लिए हमने दूसरा रास्ता हरियाणा ने अपनाया है। और हरियाणा एकमात्र प्रदेश है जो लगातार इतने वर्षों से उस पर चल रहा है। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।